बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज हम बात का आगाज़ करेंगे पाकिस्तानी सियासत से, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालिया हिकमत अमली और उस हवाले से जो गॉसिप चलती रहीं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती रहीं, जो उन्होंने ख़ुद भी तरदीद की, पार्टी तर्जुमान भी तरदीद कर रहे हैं, पार्टी रहनुमा भी तरदीद करते हैं, जबकि हुकूमती रहनुमा इस वक्त जो बैशिंग कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए खुशाइंद बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है हुक्मरान जमात को। शेख रशीद साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, वो पहले मुलाहिजा करते हैं। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, ये अपनी उंगलियां काटेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। राना साहब, जैसा कि शेख रशीद साहब का यह कहना है कि अंदरूनी इख्तलाफ की वजह से नुकसान पहुंचा है, तो अंदरूनी इख्तलाफ बारे शहबाज शरीफ साहब भी तरदीद कर रहे हैं, पार्टी रहनुमा भी तरदीद कर रहे हैं, तो ये कब खुद मानेंगे, जब पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासिर, शहबाज शरीफ कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे इख्तलाफात नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात हैं, कभी ये बात नहीं करेंगे, इसलिए कि भाई वो दोनों भाई हैं, एक ही जमात है, एक ही जमात में चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद कोई ये कह सकता है कि वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से मुतफिक हैं? क्या वो कह सकता है कि जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वही शहबाज शरीफ का बयानिया है? भाई उन्होंने वो सारी बातें एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह दी, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दी। उनका यह कहना कि 2018 के इलेक्शन में हिकमत अमली बेहतर होती तो हम इलेक्शन जीत सकते थे, मियां नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते थे। क्या उन्होंने नहीं कहा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हमें इदारों के साथ नहीं लड़ना चाहिए? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करनी चाहिए? अब सारे मामला हम पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ का बयानिया यह है कि पार्लियामेंट मंजूर नहीं। मरियम कहती है मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानती, ये सिलेक्टेड लोग हैं, इस पार्लियामेंट के अंदर फैसले नहीं होते, इस पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देने चाहिए, इसको आर या पार कर देने चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं, हमें उसके अंदर जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ से इख्तलाफ करता हूँ, बल्कि उन्होंने ये ज़रूर इशारा दे दिया, ये सब कुछ कह दिया कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मेरे बयानिया में फ़र्क है। ये बात अब टीवी चैनल पे आ चुकी है, ये बात अखबारात में आ चुकी है। जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब का सारा कुछ कहने के बाद अब ये कहना कि जनाब कि वो उनका आपस में इख्तलाफ नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि फिर हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। फिर सुनने वालों को मुझे नहीं समझ आती किस तरह सुनाया जाए। क्या शहबाज शरीफ बिल्कुल खड़ा होकर ऐलान करे? वो नहीं करेगा, वो इसी तरह इशारों में सब कुछ कहेगा। जब वो कहता है कि मुझे 2 दफ़ा ऑफर हुई, जब वो कहता है मैं 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता था, मुझे ऑफर हुई, तो फिर कौन नहीं माना? उस ऑफर को बड़े भाई नहीं ना माने। तो अब भी मैं आपको एक बड़ी बात बता दूँ, मेरी आज मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर शख्स से बात हुई, मरियम साहब के उस्ताद भी हैं, मरियम साहिबा के, वो अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। मुझे पता चला कि वो कोरोना की अलामात हैं और वो भी स्क्रीन से गायब हैं। उन्होंने कहा नहीं तो मैं ज़रूर आता प्रोग्राम में। तो मेरी उनसे भी बात हुई, 2 लोगों से भी बात हुई। तो मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, तो हम कब अब इसकी बयानियों को सुने, इसी बयानियों को माने। अब सारी बातें पार्लियामेंट के अंदर होंगी और अब 2023 में इलेक्शन होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है क्या इसी तरह चलेगी? तो उन्होंने आगे से क्लियर कहा, उसने कहा जी 14 दिन का इलाज होता है ये, और क्वारंटाइन का। हाँ जी, और आप लगा लें 20 दिन, ये मैं आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये लगा लें 20 दिन की खामोशी लगा लें और 20 दिन बाद बयानिया वही होगा जो मियां नवाज शरीफ का है। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो उन्होंने मुझे। हुकूमती हलकों को भी इस बात का इदराक होगा। शेख साहब ने एक ऑफर करवाई है शहबाज शरीफ साहब को, वो ऑफर क्या करवाई है वो भी पहले मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ माजी को बुला के बात करना चाहता है, तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। यानी ऑफर ये करवाई गई है कि सब भूल के आए, आप आके मफाहमत की सियासत करें और आगाज कर लें ईवीएम से, बिस्मिल्लाह करें ईवीएम से। हम ईवीएम को लेकर ही
इंतखाबी इस्लाहात को लेकर ही हुकूमती प्लान पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, बात का आगाज़ करते हैं शेख रशीद साहब की दावत से जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी है कि सब कुछ बुला के आए, EVM से आगाज़ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। आपको कितनी तवक्को है शहबाज शरीफ साहब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की? देखें, पहली तो बुनियादी चीज़ ये है कि जो शहबाज शरीफ ने कल का अपना इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने जज्बात का इजहार किया कि मियाँ साहब जो है वो जज्बाती होकर, उनकी बेटी जज्बाती होकर बहुत सारी बातें कर जाती हैं। इसी किस्म का इजहार जो है वो नवाज शरीफ भी किया करते थे शहबाज शरीफ के बारे में। जब आसिफ अली जरदारी से मुफाहमत करनी थी, दोस्ती करनी थी, तो उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ जज्बाती आदमी है, जज्बात में जरदारी साहब के बारे में बात कर गया। तो ये जो मलका है जज्बातें हैं, इनका सारी दुनिया को पता है। मसला सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ भी जो है वो हाथ खड़े कर गए हैं। वो नवाज शरीफ की और मरीम की नफरत अंगेज बयानी का बोझ नहीं उठा सकते। फर्क साहब, जो शेख रशीद साहब की ऑफर है, जो शेख रशीद साहब ने कहा है, क्या आप समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब उस पर राजी हो जाते हैं तो फिर उन्होंने कहा पुराना साबका तमाम चीज़ें भूल जाएं, तो क्या हुकूमत भी साबका तमाम चीज़ें भूल जाएगी? हुकूमत भी उनके मुकदमात, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सब भूल जाएगी? देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा था कि वो हर चीज़ के ऊपर बात करने को तैयार हैं, सिवाय NRO के, सिवाय केसेस को बंद करने के हवाले से। और ये तो इंतखाबात साफ शफाफ बनाने के साथ जुड़ा हुआ है। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हार जाएं, धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। सियालकोट में इलेक्शन हार गए, धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। GB में इलेक्शन हार गए, धांधली का रोना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ साफ शफाफ होते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ धांधली हो जाती है। तो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है। उस इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर ये बैठकर बात करने को तैयार नहीं होते, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वही उसका एक वाहिद सोल्यूशन है कि इंतखाबात को साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट करवाने के लिए EVM के ऊपर आएँ, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आएँ, आकर उस पर बैठें, आकर अपना किरदार अदा करें। उस किरदार अदा करने से ये भागे हुए हैं। क्यों पर भागते हैं? क्योंकि इनको ठप्पा माफिया सूट करता है। इनको जो है वो बैलेट पेपर और ह्यूमन इंटरवेंशन हम ये समझे कि जो ऑफर करवाई गई है वो सिर्फ ये कि हुकूमत मुखालिफ इंतखाबी धांधली के हवाले से जो नारे लगाए जाते हैं वो सब भूल जाएं और कदम आगे बढ़ाएं। नहीं, देखें, बात यह है कि वो तो और मामले में है ना, ये तो इनका पुराना तरीक़ाकार है। परवेज मुशर्रफ से NRO नहीं ले लिया था इन्होंने। इनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो तो इमरान खान है ना। अगर इमरान खान आज उस बात से पीछे हट जाएंगे तो लुडियां डालते हुए लंदन पहुंच जाएंगे। मसला ये है कि वो तो कौम से किया हुआ वादा है हमारा, और पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है। जिसने लूटमार की है, जिसने गाजरें खाई हैं, उसी का पेट दर्द कर रहा है। जिसने लूटमार की है उसका एहतसाब हो। लेकिन उसी के साथ साथ जो है हम इन्हें ये कहते हैं कि आप जो बार बार कहते हैं जी कि हमें मुस्बत किरदार अदा करने का मौका फराहम किया जाए, तो आए ना, फिर करें किरदार अदा मुस्बत, आकर पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबी इस्लाहात बिल के ऊपर आकर अपना किरदार अदा करें, उसके अंदर आप अपनी इनपुट दें। उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इनको दावत दे चुके हैं। अगर ये इंतखाबी इस्लाहात पे नहीं आते, अगर ये आपके साथ नहीं बैठते, तो फिर क्या इंतखाबी इस्लाहात पे का जो बिल है, इंतखाबी इस्लाहात का जो मिशन है जिसको आपने आगे लेकर चलना है, इनके नाम ज़ाकरात के बावजूद भी क्या वो इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी? देखिए, बात यह है, कौमी असम्बली से जो बिल पास हो गया ना, अब तो वो सेनेट के अंदर मौजूद है, सेनेट की कमेटी में मौजूद है। वहां पर हमने इनको एक और मौका फराहम किया है, क्योंकि आपके इल्म में होगा जब हमें इन्हें बुलाते थे, आए बैठे, राब्ता करते थे, तो ये बैठने को तैयार नहीं होते थे। जब जैसे ही वो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ, इन्होंने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अब इनको पास सेनेट के अंदर मौका है। मैं समझता हूं कि उसके अंदर आए, अपना किरदार अदा करें, और हुकूमत भी चाहती है कि हम इनको जो है उसके ऊपर साथ लेकर चलें। एक इंक्लूसिव बिल आए जो इंतखाबी शफाफियत के हवाले से जुड़ा हुआ है। वक्त की ज़रूरत है। पूछना चाहते हैं कि ये सेनेट में नहीं आते तो फिर ये बिल आप पास करवा लेंगे? सेनेट में आपके पास मौजूद है अक्सरियत। अगर आप देखें, बात ये है, देखें बात ये है, देखें अक्सरियत तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इनके पास जवाब क्या है ना आने का? राणा साहब, एक तरफ तो रोना धोना करते हैं धांधली का, दूसरी तरफ वो अगर उसका हल तलाश करने निकलें वो है इंतखाबी इस्लाहात। तो उस इंतखाबी इस्लाहात से ये कैसे मुंह छुपा सकते हैं? उससे कैसे ये भाग सकते हैं? अगर भाग सकते हैं तो फिर ये मीडिया का काम है, आप लोगों का काम है कि आप इनका मुहासबा करें कि आप क्या वही तरीकाकार इख्तियार करना चाहते हैं जब ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट को मसाके जमहूरियत में दोनों पार्टियों ने लिखा था। जब अमल दरामद का मौका आया तो ये भाग गए, क्योंकि इनको खरीदो फरोख्त सूट करती थी।
अब इनको ठप्पा माफिया सूट करता है, लिहाजा ये से भी भागना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का भी किरदार होना चाहिए कि आप भी इनका मुहासबा करें। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम तो इनके साथ निगोशिएशन भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये उसके अंदर आकर अपना इनपुट फ्राहम करें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी के साथ साथ इनके राह फरार के रास्ते भी जो है वो बंद किए जाएं। तो सेनेट की कमेटी में मौजूद है, वहां पर हम इनके साथ मुशावरत अपनी जारी रखेंगे। फरूख हबीब साहब, जैसा कि आप कहते हैं कि इन्हें ठप्पा माफिया सूट करता है, अगर ऑपोजिशन में से पीएमएलएन को एक साइड पे कर दें, उनके बयानिए की वजह से उन्हें पसपाई का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मकबूलियत फिर से गेन कर रही है, उसकी वजह क्या समझते हैं? बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का बन जाना आईजेके में, जिमनी इलेक्शन के अंदर फिर से आना और पंजाब के अंदर रिवाइवल के लिए काम करना और उसके लिए उन्हें पॉजिटिव इशारे भी मिलना, उसकी वजह आपकी नाकामी है या उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत हो चुकी है? नहीं, देखें, हमारे साथ तो उनका कंपैरिजन ना करें। ये तो मुकाबला था जो गैलप का सर्वे आया, हमारी 44% हमायत थी, पीएमएलएन और नून लीग की 12-9% के ऊपर थी। तो ये लड़ाई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान रहेगी और ये लड़ाई होगी दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए, कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। ये लड़ाई इनकी है, सेनेट में भी वही लड़ाई ये लड़ रहे हैं, बाकी आजाद जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने वही लड़ाई लड़ी है। ये एक दूसरे का पीछा करेंगे, एक दूसरे को काट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जहां तक रही बात पीपल्स पार्टी, तो जब तक जो है वो पीएमएलएन पे मरियम सफदर का साया है और जब तक आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के ऊपर साया मौजूद है, तब तक जो है वो इनको अवाम के अंदर कोई पजीराई जो है वो हासिल होने वाली नहीं है। लोगों के इल्म में है कि एक नफरत के बयानिए को आगे लेके चल रही हैं, जरदारी साहब जो है वो करप्शन बचाओ के बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों ने इनको देखा हुआ है, आजमाया हुआ है और अब ये मुस्तरद शुदा लोग हैं। फरूख हबीब साहब, कल स्पीकर का इलेक्शन भी है कश्मीर में, पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी डिले हुई है किसी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के नाम के लिए। तो क्या वजह है, क्यों ये डिले हो रही है और किसको मुतवक्को वज़ीर आज़म या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ला रहे हैं? कब तक ऐलान मुतवक्को है? देखें, ये तो सामने आ जाएंगे कल जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा हो जाएंगे। और बात यह है कि जारी बात है, जब आप अपनी मुशावरत करते हैं, मुशावरत से फैसले होते हैं, उसके अंदर आप हर आस्पेक्ट को सामने रखते हैं, तो वो मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो लोगों के साथ मुलाकातें भी की हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। अब फैसला जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने हतमी फैसला करना है और वही जो है वो सही वक्त पर बर वक्त जो है उस फैसले को अनाउंसमेंट भी करेंगे, सबके सामने भी आ जाएगा। उसके अलावा बाकी सब तो जो है वो क्यास रइयाँ हैं और मेजॉरिटी जो है वो हमारी है। आपके इल्म में है कि आज जो मखसूस नशिस्तें थी वहाँ भी तीनों की तीनों पीटीआई ने जीत ली हैं और उसके अलावा भी हमें सीट्स वहाँ से मिली हैं। तो अब हमारी अक्सरियती जमात है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर और हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास सादा अक्सरियत जो है मौजूद है, जिससे हम ये बता दें वो तो ऐलान तरीके से बनाएंगे। डिप्टी स्पीकर भी आएगा और उन्होंने अनाउंस करना है। यही बता दें फरूख साहब, कोई नया चेहरा ला रहे हैं, किसी नए चेहरे को ला रहे हैं, या जो जिस तरह एक रीत चलती है जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है वही वज़ीर आज़म होता है, या वो कर रहे हैं? देखें ना राणा साहब, ना इतने मासूम आप हैं ना मैं हूं। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म, आप तो वही बात पूछना चाह रहे हैं ना, कोई नया आएगा पुराना आएगा। तो मैं तो, मेरे पास ना ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही मुझे कोई अभी तक जो है इस हवाले से कोई बात कन्वे हुई है। तो ये बड़ी कबलस वक्त है कि मैं कोई खुद से ऐसी राय जो है वो कायम कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ी देर का सस्पेंस है और इसको आप बर्दाश्त करें और हकीकी नाम आपके सामने आ जाएगा। फरूख हबीब साहब, आगे बढ़ते हैं, अवामी मसाइल पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने आज तकरीब से खिताब करते हुए महंगाई का भी जिक्र किया है। उनका ये भी कहना था रोटी कपड़ा मकान की बातें होती रहीं लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। तो उन्होंने एक पूरा विजन वाजे किया है कि मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल तरतीब दिया है हमने। लेकिन अगर जून को देखा जाए तो जुलाई भी जून पे भारी रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 8.4% महंगाई रही है। तो ये महंगाई का जिन कब काबू में आएगा? देखिए, बात यह है बुनियादी तौर के ऊपर आपने ये देखना है कि इसके बेशुमार जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। एक इम्पैक्ट है जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो खुर्दनी तेल हो, चाहे वो हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत हो, चाहे वो हमारा जो दालें हम इंपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इन शय खुर्दोनोश के ऊपर आता है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हम बड़ी तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, नौकरियों के नए मौके पैदा कर रहे हैं। 1000 अरब रुपए के जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, जिनके ऊपर काम शुरू हो रहा है और उसके ऊपर 4 से 5 हज़ार अरब रुपए की हमारी इकॉनमी के ऊपर उसका मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। आज आपने देखा नई फिगर्स आए हैं जुलाई के कि हमारी एक्सपोर्ट्स
2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई हैं, जो पिछले माह के से एक महीने में सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे कारोबारी पहिया भी चल रहा है, रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर, उनकी इनकम के अंदर भी इजाफा होगा। तो हमारा फोकस है लोगों की आमदन में भी इजाफा करवाना है, और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन को उसके साथ जोड़ते हैं, मुंसलिक करते हैं। यही वजह होती है कि वेल्थ क्रिएशन हो, लोग नई इन्वेस्टमेंट करें, नए मंसूबे लगें, जिससे रोजगार के मौके पैदा हो, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर भी इजाफा हो। इस हवाले से हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम सेक्रेटरीज को, डीसीज को हिदायत दी है, ग्राम फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। कश्मीर लीग के हवाले से भारत में बड़ा शोर मचा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड से राब्ते किए, बहुत सी टीमों ने आने से इनकार कर दिया, खिलाड़ियों ने, उन्होंने कोई ऐसे ही अपनी लॉबिंग की। हमारा पीसीबी, हमारा क्रिकेट बोर्ड, अब तक इस पर हुकूमत बोल रही है, हुकूमत की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हमारा क्रिकेट बोर्ड, क्या इसकी मोनोपोली नहीं है, क्या इसके राब्ते नहीं है, ये अब तक खामोश क्यों है? देखिए, राब्ते तो सब जगहों के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक पहलू सामने आता है ना, भारत का मजमूम चेहरा जो है वो एक बार फिर एक्सपोज हुआ कि अब आप ये देखें कि मोदी जो है वो क्रिकेट लीग से डर गया है। वो मोदी जो है वो इस चीज़ से घबरा गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक लोगों के सामने एक ट्रू और सही पिक्चर जाएगी कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्रिकेट के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, पुरअमन लोग हैं, स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। आज़ाद जम्मू कश्मीर का मैदान तो हर सूरत बाद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हर्षल गिब्स जैसे लोग हैं, मोंटी पेंसर जैसे लोग हैं, उन्होंने खुलकर आकर डंके की चोट के ऊपर जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो मोदी के हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। मोदी ने अपनी सोच को क्रिकेट को दबाने के लिए भी साथ जोड़ दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों खामोश है? चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो हुकूमत हो, हर जगह पे उठाएंगे। हर जगह के ऊपर हम अपने तमाम फोरम्स को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, हर फोरम के ऊपर इस बात को उठाएंगे। और आपको मैं ये भी बात बताऊं, वो कश्मीर प्रीमियर लीग जिसने अभी लॉन्च होना है, लॉन्च होने से पहले मोदी ने उसको कामयाब कर दिया है, वो दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर डिस्कस हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव ये अचीव हो गया कि आज कामयाबी है कि अगर उसके बारे में चर्चा हो रहा है तो ये भारतीय हुकूमत को भी खेल को सियासत से बाला, यानी मोदी के असाब पे सवार हुई है। तो ये इस वक्त खेल के ऊपर सियासत करना ये भारत का काम है, जो खेल पे भी सियासत करे, अंदरूनी इंतशार के हवाले से फैलाओ, उसको मजीद बढ़ाए और खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाए। तो ये मोदी हुकूमत के मजीद हथकंडे जो हैं वो उसी के गले का तौक बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें यह बात की गई कि पार्लियामेंट के अंदर मज़ाहमत करनी होगी, पार्लियामेंट के अंदर ही सियासत को मजीद परवान चढ़ाना होगा। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को किस हद तक मजीद मुतहर्रिक कर सकती है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक अगर चलाती है तो उसको कितनी तकवीत बख्श सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने। अफनानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफनानुल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब का यह कहना कि पार्लियामेंट की तरफ वापस रुजू करना है, पार्लियामेंट के अंदर ही हमें मज़ाहमत भी करनी है, पार्लियामेंट के अंदर ही सियासत करनी है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने आज एक दावत दी है कि सब कुछ भुला के आए, सियासत को आगे बढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाह ईवीएम से करते हैं। तो हुकूमती तजवीज़ पे आप क्या राय रखते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं शेख रशीद साहब को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता नहीं हूँ। इनकी बातें जो हैं वो कभी ये कोई बात करते हैं, कभी ये कोई बात करते हैं, अक्सर औक़ात इनकी बातों का सर पैर भी नहीं होता। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बात की कि सियासत को बुला के सारा कुछ ख़त्म करके जो आएँ और ईवीएम पे बात करें, इससे ये पता चलता है कि ये इनकी एक चाल है जिसके अंदर ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि हम सब कुछ इनकी जो पुरानी हरकतें वो भूल जाएँ और इनको आगे ईवीएम पे सपोर्ट करेंगे ताकि 2023 का इलेक्शन भी ये लोग रिग कर लें। तो इस तरह का कोई भी मामला जो है वो हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा हूँ जिसके अंदर ये ईवीएम से रिलेटेड तमाम मामलात सेनेट में लाए गए हैं, क्योंकि वो नेशनल असेंबली से तो पास हो चुका है, अब वो सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये सारा मामला है। और उसमें हमने 1 बाय 1 शिक बाय शिक इनको बताया है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये आइन के मुतसादम है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि नादरा को इख्तियारात दे दिए जाए इलेक्शन कमीशन के कुछ,
जो बहुत अहम काम है, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब आइन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई ये काम करेगा, तो फिर नादरा कैसे कर सकता है। फिर खाली ये वाला मामला नहीं है, इन्होंने हमें, और ये ईवीएम वाला इन इटसेल्फ अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वैक्सीन लगाने के पैसे ना हो, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हो, महंगाई बेतहाशा हो, वहाँ पे ये कई सौ अरब रुपए इसलिए खर्च करना चाहते हैं ताकि ये जो है वो ईवीएम मशीनें लाएं, उन ईवीएम मशीनों के अंदर ये ऐसा सॉफ्टवेयर डालें जिसको ये हैक कर सकें और बाद में 2023 का इलेक्शन ये मैनिपुलेट कर लें जैसे इन्होंने 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया था। तो कोई भी इस किस्म का अज़ाइम जो इनका है पीटीआई का या इनके लीडरान का या शेख रशीद टाइप लोगों का, इनको हम बिल्कुल भी इसको हम सेनेट में रजिस्ट करेंगे, इसको हम रोड पे, नेशनल असेंबली पे, जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम इस मामले को रजिस्ट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के हक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है कि ये लोग जो है दोबारा एक ऐसा सिस्टम आपने वाज़ेह कर दिया कि किसी सूरत में भी आप इस मामले पे इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये बिल मंजूर हो भी जाता है तो आप इससे मुतफिक नहीं होंगे। ये तो आप मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कल उन्होंने, जिस तरह उन्होंने कहा कि इनके हवाले से, मुशर्रफ के हवाले से, कि मुशर्रफ के जो इक़दाम थे वो मुशर्रफ के थे, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के नहीं थे, जबकि इसके बारक्स कायद जो आपके हैं मियां नवाज साहब वो कुछ और कहते हैं, मरीम साहब कुछ और कहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ही अब सारी चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ डिस्कस होगा। आपकी क़यादत जो है वो तहरीक चलाना चाहती है, इस पार्लियामेंट को नहीं मानती। अब आने वाले दिनों में जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, क्या वही बयानिया चलेगा या वो बयानिया चलेगा जो पहले जिसको आप लेकर चले हैं? देखिए, हमारा जो बयानिया है वो एक ही बयानिया है, और वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं करने चाहिए, और स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसका जो काम है वो काम करे, वो दूसरों के काम के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। ये हमारा बयानिया है, ये पाकिस्तान के आइन का बयानिया है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का बयानिया है, और हम इस बयानिया के साथ खड़े हुए हैं। ये वोट को इज्जत दो वाले मामले पे हम 1 इंच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, और उसकी वजह ये है कि ये मुल्क टूटा इसलिए था क्योंकि जब जो जीते थे उनको क्या कहते हैं, इक़्तिदार नहीं दिया, मुल्क टूट गया। और अभी ये जो 2018 में तमाशा लगाया गया है, तो हम नहीं चाहते कि ये तमाशे जो है ये लगा के ऐसी हुकूमतों को मुसल्लत किया जाए। अब आप क्या लड़ाई सारी पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे या सड़कों पे भी आएंगे? नहीं, देखिए हमारी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी लड़ाई जो है वो आप देखेंगे वक्तन वफक्तन जो है वो रोड पे भी होगी। लेकिन इनिशियली अभी तो हम लोग पार्लियामेंट के अंदर इसको रजिस्ट कर रहे हैं, जो ईवीएम वाला मामला है, जो बाकी और इस हुकूमत के उल्टे सीधे इक़दाम है। लेकिन जहां हमें लगेगा कि अगर ईवीएम हल नहीं है तो फिर ऐसा हल क्या है कि किसी भी इलेक्शन के बाद हारने वाली पार्टी ये इल्जाम न लगाए कि हमारे साथ धांधली हुई है और हमें धांधली करके हिराया गया। वो असल हल क्या है जिस पे सब मुत्तफिक हों और उसका फोरेंसिक भी करवाया जाए तो रिजल्ट वही निकले जो इलेक्शन के बाद निकला था? देखिए, 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसका रिजल्ट इमरान खान साहब ने तस्लीम किया था, उनकी वीडियो भी है, अगर आप निकाल के देख लें आपको यकीन हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ, मैंने बेतहाशा इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, खुद इलेक्शन भी लड़ा है, कि देखें जब ये इस तरह होता है कि दो चार पहलवान अखाड़े में उतरते हैं, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कहीं एक जीतता है कहीं दूसरा हार जाता है, इस तरह मामला चला जाते हैं। इसको हम कभी भी नहीं मानते, और 2018 में यही हुआ था। पीटीआई ने कबूल किया था उसके रिजल्ट? पीटीआई ने 2013 के इलेक्शन को कबूल नहीं किया था। आपने कहा कि आपके पास कोई फुटेज है, तो मैं चाहूँगा कि आज कल परसों जिस दिन आपके पास हो फुटेज वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। बल्कि 2013 के इलेक्शन में आपके कुछ दिन पहले के इत्तेहादी, बल्कि आपके भी इत्तेहादी जो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने उन इलेक्शन के हवाले से क्या कहा था, ये भी आपको याद होगा फरहान भाई। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब की बात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया था इस इलेक्शन को। अगर आप कह रहे हैं मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। 1 साल बाद उनको जरूर याद आ गया था कि कुछ 4 सीटें हैं या 35 पंक्चर हैं या इस तरह के मामला हैं, लेकिन जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ उन्होंने एक्सेप्ट किया रिजल्ट। अब बात ये है कि नेक्स्ट पीरियड में जब आएंगे तो आप भी वीडियो लाइएगा, हम भी लाएंगे। अच्छा, ये बता दें, जो एक इत्तेहाद आपका बना, एक इत्तेहाद आपका बन गया कश्मीर में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, फिर दोबारा आप फिर इकट्ठे हो गए, क्या ये इत्तेहाद अब पाकिस्तान की सियासत में भी होगा? देखिए, हमारा पीपल पार्टी के साथ जो अलायंस है वो इशू बेस्ड हो सकता है, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है और पीपल पार्टी की आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। हम सेंटर राइट हैं, वो सेंटर लेफ्ट हैं।
फिर और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ पे हमारी हम आंगी नहीं है, तो हम ज़ाहिर है उनके साथ नहीं चल सकते। लेकिन जहाँ ये ज़रूर हमारी कोशिश है कि पीपल पार्टी के साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी के तहत जहाँ इशू बेस्ड हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर करें। और वो अभी आपने ये भी देख लिया, और आगे जाके अगर मामला ऐसे लगे जहाँ पे हमारा जो है वो एक जो है वो कॉमन ग्राउंड हुआ, तो हम ज़रूर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अफनान साहब, आपकी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब का यह मानना है कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में साथ रहती, पीपल्स पार्टी को ना निकाला जाता, तो इस वक्त हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारी होती, यानी ऑपोजिशन की होती। क्या इस बात को मानते हैं आप? देखिए, ये इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इफ ये है कि देखें, अगर हम जो है वो पीपल पार्टी के साथ इलेक्शन अलायंस करते, जो कि आज तक हमने नहीं किया, ये हो सकता है सीट बाय सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, कुछ इस तरह का मामला हो सकता था, लेकिन हमने कभी अलायंस नहीं किया। अगर हमने अलायंस ना करते तो फिर रिजल्ट कितना मुख्तलिफ होता, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता। तो जहाँ तक बात ये ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म में तमाम जमातें मुत्तहद हों तो उसका फ़ायदा अपोजिशन को ही है। लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ हुआ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे, और उसके बाद जो मामलात हुए, जो बाप पार्टी वाला मामला हुआ, उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम पीपल पार्टी के साथ चल सके। लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर थी, एंड तक हमारी ख्वाहिश थी, आज भी हमारी ख्वाहिश है कि हम उन्हें अपने साथ जो है वो अपोजिशन में रखें। ख्वाहिश अब भी है कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद रहे, वो मुल्क की सियासत में मुत्तहिद रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ रहे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मॉडल सिटी कहा जाता है। अगर मरी की बात करें तो पंजाब के अंदर बेहतरीन और वाहिद सयाहती मकाम मरी को तस्वुर किया जाता है कि दहाइयों से मरी के अंदर सयाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो वहाँ पे सहूलियात कैसी हैं? पानी का जो बुनियादी मसला है उसको फ़रोग़ देने के लिए और तरक्याती मंसूबों के लिए इक़दामात क्या किए गए? 2005 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पंजाब में हुकूमत थी, तब तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया। क्या वो तकमील तक पहुँच चुका? उसमें दरपेश मसाइल जो हैं उसके पीछे अनासिर कौन से हैं? मरी में सयाहत को फ़रोग़ क्यों ना मिल सका? इसी बारे में हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा 92 सुधीर अहमद अब्बासी ने। सरदार मोहम्मद सलीम खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक तहसील नाज़िम मरी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का इस हवाले से वक्त देने के लिए। राना साहब, आपकी तरफ पहले आऊँगा। पानी का जो मसला है वो बुनियादी मसला है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर या दुनिया में किसी भी मुल्क और शहर के अंदर जो बुनियादी मसला है वो पानी का है। तो मरी में पानी के हवाले से तरक्याती मंसूबे कौन से हैं जो अभी तक तकमील के मराहिल में? देखिए यासर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, और जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंट जो हैं सदीर अब्बासी वो सामने लेकर आए कि 2005 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो खसूसी तौर पर, जब मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, वो एक मंसूबा जो मंजूर करते हैं और उसके लिए बजट मंजूर कर दिया जाता है। ये होता है कि आपको पता है कि मरी और उसके मुहल्का जितने इलाके हैं वहाँ पे पानी का मसला है, पीने का पानी नहीं है, चश्मों से लाया जाता है, जो पानी जितना दरकार है वो नहीं है। इस दौरान एक कंपनी थी सेमन कंपनी, उसको आर्डर दे दिया गया, सारा कुछ हो गया। ये पानी मरी और इस्लामाबाद दोनों को जाना था, जितनी उनकी गुंजाइश थी। मरी से शायद उनको उतनी इनकम ना आती जितनी उनको इस्लामाबाद से आनी थी। इसके लिए मंसूबा परवेज़ इलाही साहब ने मेहनत करके हो गया, और उस दौरान में 2 अरब रुपए के, बल्कि 2 अरब से ज़ायद के वहाँ पे पाइप जनरेटर ला कर रख दिए गए। ये 2005 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज 2021 है। 2005 और 2021 16 साल से ये मंसूबा ही नहीं मुकम्मल हो सका, मुकम्मल ही नहीं हुआ। शाहिदा खान अब्बासी आए, MNA बने, मंसूबे को रोक दिया, मरी 70 लाख था। अब मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि जनाब कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो गलत करते हैं। बिल्कुल कुछ करते होंगे, लेकिन ये जो हम दिखाते हैं ये तो हकीकत है ना, सामने है। अब ये मंसूबा, ये जो हमारे साथ तहसील नाज़िम सरदार सलीम साहब, इनका मंसूबा था, इनकी रिपोर्ट पे ये मंसूबा शुरू हुआ। ये उस वक्त तहसील नाज़िम थे, सारा कुछ उस वक्त चला। अब ये मंसूबा, इस मंसूबे का हाल ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। जनरेटर वहाँ से चोरी हो गए, पाइप जंगलुदा हो गए, कई सामान, करोड़ों रुपए का सामान वहाँ से गायब हो चुका है।
कहाँ गया? ये इतना गरीब मुल्क जिसे कहा जाता है कि एक एक रुपए की ज़रूरत है, वहाँ से ये आप पाइप पड़े हुए देख रहे हैं, आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। यानी 2005 से पड़ा हुआ सामान आज तक पड़ा है, ना साबका हुकूमत ना मौजूदा हुकूमत, सब बस वहाँ पे अपना हिस्सा ले रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। अब्बासी साहब, कितना नुकसान पहुंचा अभी तक कौमी खजाने को? जी माशाल्लाह राना अजीम साहब ने तो पूरी डिटेल से इस मंसूबे के बारे में बता दिया है, लेकिन ये सजी अब अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 11 अरब से ऊपर का ये मंसूबा जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है। आपको बताऊं कि इस सबसे पहले ये है कि 2 किलोमीटर जो पाइपलाइन है ये भी जमीन में डाल दी गई थी 2005 में, और इसके साथ आपको ये बताऊं कि ये एक सड़क की तामीर भी की गई थी। तकरीबन ये 70 करोड़ के करीब ये सड़क थी जिसकी दीवारें बना गई। आज वो दीवारें भी टूट फूट चुकी हैं। जो ऑलरेडी जो सड़क पहले किसी काबिल थी, लेकिन आज वो भी सड़क भी खत्म हो चुकी है। आज इसको 15-16 साल हो चुके हैं इस मंसूबे को इल्तवा में। और मैं जो आपको बताऊं कि इस मंसूबे से मरी और कोटली सतियों को रोजाना 60 लाख गैलन पानी मिलना था, जबकि मरी शहर को सिर्फ सीजन के दौरान 30 लाख गैलन की रोजाना की जरूरत थी। इस वक्त मरी शहर को सिर्फ 10 लाख गैलन मुख्तलिफ सोर्स से मरी पहुंच रहा है, और वो भी महंगा तरीन पानी इस वक्त हासिल किया जा रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि 2008 के इंतखाबात के बाद उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यहाँ के MNA शाहिद खान अब्बासी की सिफारिश पर इस मंसूबे को सिरे से ही खत्म कर दिया है। और आज ये मंसूबा साबका और जो मौजूदा अभी MNA MPs हैं इनकी बेहसी से ये मंसूबा जो सियासत की भीड़ चढ़ चुका है। चलें सरदार मोहम्मद सलीम खान साहब से पूछते हैं। हाँ साहब, आपकी हुकूमत भी है, आप मरकज़ी रहनुमा भी हैं, आप साबिक तहसील नाज़िम भी रहे हैं, आपने इस मंसूबे के हवाले से सारी चीज़ें तैयार भी की। 4 अरब का शुरू होने वाला मंसूबा इस वक्त 11 अरब तक पहुँच चुका है। मंसूबा शुरू नहीं हुआ, करोड़ों रुपये लग गए, सामान चोरी हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई, क्यों? बहुत शुक्रिया 90 न्यूज़ ग्रुप का और बिलखुसूस राना साहब आपका कि आपने मुझे इस बड़ा कोर इशू है ये मरी का, और इसमें आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। मैं इंतहाई मशहूर हूँ आपका। गुजारिश ही है कि ये दरिया झेलम से जो मरी को पानी की सप्लाई की स्कीम है, ये 70 की दहाई से इस स्कीम के ऊपर सियासत हो रही थी, और 2005 में चौधरी परवेज अलाई साहब ने स्कीम के लिए 4.5 अरब रुपए की लागत से इस पे मंजूरी दी, और तकरीबन 2005 में हमने इसे शुरू कर दिया था, और 2008 अप्रैल 2008 तक इस स्कीम पर मुसलसल काम होता रहा। 2 अप्रैल 2008 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उससे पहले हम तकरीबन 2 अरब रुपए का काम कर चुके थे, जिसमें पाइप्स में अपने मशीनरी है और जनरेटर और दीगर जो जरूरी चीज़ें, और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पाइपलाइन भी बिछ चुकी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आते ही उन्होंने पहले तो इसे इमीडिएट बंद किया। बंद करने के बाद उन्होंने कोई 1-2 साल तक मैं अदालत में चला गया। अदालत में जाके उन्होंने जब अदालत को देखा कि अदालत का मूड बन रहा है कि ये बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने उससे पहले उन्होंने कैप्ट एंड डिसमेंटल के ऑर्डर कर दिए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब और उनके साथ जो टीम बनी हुई थी, सूबाई वजीर हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, फौत हो गए। तो वो उन्होंने एक कलम की जुम्बश से उसको ख़त्म करके और अदालत के आर्डर के हुक्म के बावजूद उन्होंने स्कीम को ख़त्म कर दिया। सरदार साहब, 3 साल से आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान का गलियात में आना जाना भी बहुत है, इधर के मसाइल से भी वो बखूबी वाकिफ हैं, तो क्या वज़ीर आज़म से किसी ने बात नहीं की कि ये जो एक मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है, पाइप डल चुके हैं, उस पर ही कोई पेशरफ्त हो सके? जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर बड़ा काम हुआ है स्कीम के ऊपर, और स्पेशली इमरान खान साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, इससे टूरिज्म के हवाले से आपको पता है कि वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर मरी के हवाले से इस स्कीम पर उनका बड़ा प्रेशर था, और इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी इंटरेस्टेड थे स्कीम के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब की इतनी कोशिशों के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमारे अपने जो नुमाइंदे हमारे अपने यहाँ पे हैं, वो भी नहीं चाह रहे मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की तरह कि ये काम आगे बढ़े। आपके अपने नुमाइंदे देखें, ये आप अपनी हुकूमत की, आपके अपने नुमाइंदे इतने तगड़े हैं कि वो इमरान खान साहब के भी विजन को जो है रोंद रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब आपको पता है कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सारी चीज़ें, लेकिन
एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं MNA और MP कर रहे हैं। तो खान साहब की नुमाइंदगी जिन्होंने करनी है उन्होंने उस स्कीमों को आगे चलाना होता है, तो वो उस चीज़ में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वजह यह है कि ये मंसूबे जो हैं ये बेसिकली जो है ना हमारे शुरू किए हुए हैं, ये ना मुस्लिम लीग नून को ना आज़म हुए तो ना ही हमारे ये नुमाइंदे इनको आज़म हुए। तो आप मुझे बताएं, ये अरबों रुपए का जो नुकसान है, जनरेटर यहाँ से चले गए गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट ले गई, यहाँ से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। 4 अरब का मनसूबा 19 या 11 अरब रुपए पे सॉरी चला गया है। जिन जगहों पे पाइप पड़ गया वो जंग आलूदा हो गया, चीज़ें चोरी होना शुरू हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? इस पे तो जिम्मेदारी तो शायद खकान अब्बासी और उनकी टीम के ऊपर डाली जानी चाहिए जी, कि इसलिए कि शायद खकान अब्बासी ने एक नॉन टेक्निकल आदमी है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने सिर्फ इस वजह से स्कीम को ख़त्म किया कि ताकि ये परवेज लाई साहब और मेरे नाम चलें, अब तो आपका नाम परवेज लाई साहब का मान लिया जी कि नाम नहीं बचाते थे, आप कभी नहीं चाहते थे, अब तो आपकी हुकूमत है, आपके नुमाइंदे भी ये नहीं करने दे। मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ जी कि इमरान खान साहब के साथ भी मेरा राब्ता इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब से भी है और वज़ीर आला पंजाब से भी मेरा इस चीज़ पे बात हो रही है कि इसको आगे इस काम को मुकम्मल करवाया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो MNA और MP बन जाएं जिस वक्त लोग, तो फिर आपको पता है कि हुकूमत में MNA और MP की बात को अहमियत दी जाती है। अब्बासी साहब, आप ज़मीनी हकाइक से भी वाकिफ़ हैं। आपके मुताबिक 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी थी, फिजिबिलिटी क्या थी, कितने किलोमीटर तक ये पाइपलाइन बिछाई जानी थी, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? ये 27 किलोमीटर की लाइन है जी, और ये 27 किलोमीटर के तमाम पाइप इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद हैं और जंगलों में पड़े जंग आलूदा हो रहे हैं और जो बुरी तरह खराब हो रहे हैं, और ये एक तरीके से एक मजाक उड़ाया जा रहा है स्कीम का। और ये पानी मरी में सिवाय इस सोर्स के अलावा कोई सोर्स और नहीं है पानी का। फिर हम कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। मौजूदा हुकूमत पंजाब के अंडर है, पंजाब वहाँ पे है। पंजाब हुकूमत भी अगर अरबों रुपए के इस मंसूबे को, अरबों रुपए का पड़ा हुआ ये जो सामान है जो बर्बाद हो रहा है, अगर पंजाब हुकूमत भी इस पर तवज्जो नहीं देती तो फिर मुस्लिम लीग नून ही नहीं, दोनों जो है इस पे जिम्मेदार हुए ना। सर, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि ये मंसूबा इस हुकूमत में भी बहाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए किसी बजट में भी कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। बजट में रकम मुख्तस नहीं की गई। अगर मौजूदा हुकूमत भी इस पे बात नहीं करती तो मौजूदा हुकूमत सयाहत को फरोग देने के हवाले से जो दावे करती है, गलियात के मसाइल का इदराक रखती है, अगर उसे भी ये दिखाई नहीं दे रहा या सर सियाहत तो एक साइड पे कर देना। ये अरबों रुपए की जो करप्शन हुई है, जो अरबों रुपए का नुकसान है, उसको तो पकड़े कम अज कम। उसके सवाल कौन पूछेगा? इसका मुहासबा करना होगा कि वो अफराद जिन्होंने इस मंसूबे को रुकवाया वो किस बिना पर रुकवाया, पी मजमूम मकासद क्या थे। बहुत शुक्रिया सुधीर अहमद अब्बासी साहब और सरदार मोहम्मद सलीम खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नामों का ऐलान क्यों नहीं हो सका? वजूहात क्या हैं? डिले क्यों हो रहा है? अगर आज की नशिस्तें गिनी जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टेक्नोक्रेट और ओवरसीज के मिला के कुल 32 नशिस्तें बनती हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन अगर कंसीडर कर ली जाए तो वो 19 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 7 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 12 नशिस्तें, एक पीपल्स पार्टी जम्मू कश्मीर की और एक सरदार अतीक की। तो अगर मुत्तहिदा अपोजिशन भी सामने आ जाती है तो क्या पीटीआई को कुछ नुकसान हो सकता है? क्या पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, नंबर गेम अभी तक पीटीआई के हक में है, लेकिन जितना तूल इख्तियार करता जा रहा है ये पूरा मामला, खदशात बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिल्कुल इसी तरह यासर, देखेंगे पहली दफ़ा हुआ है कि कल इलेक्शन होंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ। हो सकता आज रात किसी वक्त ऐलान कर दें, और जब तक ऐलान, अभी उस वक्त तक ऐलान तो नहीं हुआ। ऐलान ना होने का मकसद क्या है? मेरे पास जो इतलात है कि वो सख्त ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग ये है कि एक ग्रुप जो है वो कहता है कि जनाब मेरा वज़ीर आज़म आना चाहिए। एक ग्रुप जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो सरदार बैरिस्टर जो हैं सुल्तान वो हैं, दूसरे सरदार तनवीर हैं, तनवीर अलियास हैं। ये 2 ग्रुप वहाँ पे बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं।
अब मसला यह है कि अब आप गौर करें इन वोटिंग के स्कोर पे, तो 32 हैं तहरीक इंसाफ के पास, 27 वोट लेने हैं वज़ीर आज़म के लिए, 27 वोट का होना ज़रूरी है। अब 27 वोट है, अगर 18 वोट आ जाते हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को, 19 में से आप 18 करें, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी की नशिस्त निकल गई 18। अगर इन बागी ग्रुप में से अगर दोनों ग्रुप जो है आपस में राजी नहीं होते, अगर वज़ीर आज़म साहब इन दोनों को राजी नहीं कर सकते, और अगर इन दोनों में से एक ग्रुप जो है अगर खुदा ना खास्ता बागी हो जाता है, एक तो वहाँ पे खुफिया रायशुमारी है, दूसरी वहाँ पर वो जो होता है कि एक रुकन आपको छोड़ के चला गया है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी, या रुकनियत इलेक्शन कमीशन को, वो रूल्स वहाँ पे नहीं लागू होते, वो रूल्स वहाँ पे लागू नहीं होते। अगर मिसाल के तौर पर एक ग्रुप जो है वो अपने 8 बंदे लेकर चला जाता है, 8 या 7 मेंबर्स लेकर निकल जाता है, तो आप गेम देखें कितनी क्लोज आती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अगर ये ना होती, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक दोनों ग्रुप जो हैं आपस में सख्त इस डेडलॉक में मौजूद है। सरदार अतीक साहब का झुकाव किधर होगा? अभी तक सरदार अतीक साहब खामोश हैं, आज भी वो सरदार अतीक साहब जो हैं वो असम्बली में नहीं है, आज वोटिंग में सरदार अतीक साहब नहीं है, आप जहन में रखिएगा। अभी तक सरदार अतीक साहब जो है वो वोटिंग में नहीं आए, एक वोट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगर वाकई कोई ऐसा मामला हो जाता है और खुफिया राय शुमारी में कोई ऐसा सामने आ जाता है, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, कश्मीर का मामला एक बड़ा अहम मामला है, कश्मीर की बात को बड़ी आलमी सतह पर सुना देखा जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मामलात को बड़े ऐसे तरीके से तय कर लेते हैं। पंजाब में भी उन्होंने किया, KPK में भी उन्होंने किया, और उम्मीद है कि यहाँ पर भी कर लेंगे। लेकिन मेरे पास जो इतलात आ रही हैं कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त कोई 16 जो हैं MLA, उनका किसी जगह डिनर हो रहा है, जो सुनने में जो आ रहे हैं वो नंबर गेम बैरिस्टर साहब की है या सरदार साहब? देखिए, मैं अभी नाम किसी का नहीं लूँगा, इसलिए कि फिर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो किसी और तरफ, यानी ग्रुप एग्जिस्ट करता है। देखिए, ग्रुप है, एक ग्रुप है तनवीर इलियास का, एक ग्रुप है बैरिस्टर सुल्तान का। बैरिस्टर सुल्तान के पास ज़ाती नशिस्तें काफ़ी हैं, उनके वहाँ पे रूट सबसे ज़्यादा है, एक बात हमें मानना पड़ेगी। तनवीर इलियास ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर हम रूट्स को देखें, हम दीगर मामलात को देखें, तो उसमें हमें ये बिल्कुल क्लियर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें और कारकुनों के अंदर मकबूलियत देखें तो वो बैरिस्टर साहब की ज़्यादा बनती है। अगर सरमायाकारी और रिवाइवल के हवाले से बात की जाए तो वो फिर सरदार साहब की तरफ झुकाव है। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, अगर वो ये मामला देखते होते तो पंजाब में भी फिर एक बहुत तगड़ा अमीर आदमी वज़ीर आला होना चाहिए था, KPK में भी इसी तरह होना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक बेहतर फ़ैसला ही करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक हल्का जो है मुल्क गैर मुल्की सतह पे, चूँकि कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी है, वो कश्मीर के हवाले से बड़ी टच होती है। वो भी इस वक्त चाहते हैं कि कश्मीर का वज़ीर आज़म वो बने जो कश्मीर के मसाइल को जानता हो, जो कश्मीर की बात करता हो। उसमें बैरिस्टर साहब के जो हैं वो ज़्यादा इम्कानात हैं, बैरिस्टर साहब जो हैं वो ज़्यादा उनके चांसेस बनते हैं। मेरी एक बड़ी करीबी शख्स से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि बैरिस्टर साहब के करीबी शख्स, मैंने कहा जी अगर कोई तीसरा शख्स आ जाता है वज़ीर आज़म, तो फिर उन्होंने कहा जी हमारा इशू नहीं है, हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई बेहतर है तो उसे सामने लेके आना, ये लफ्ज़ कहा गया। तो उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गेम कुछ भी हो सकती है। आप ज़हन में रखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 तारीख की रात तक हम इंतज़ार करेंगे कि 3 की रात को क्या होता है, 3 यानी कल शाम तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद सारा ये फैसले सामने आएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कश्मीर की सियासत, जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान की सियासत के से जो इलेक्शन जीतता वही कश्मीर का इलेक्शन जीतता है, लेकिन इस दफ़ा हम आपको एक बात बता दूँ, अगर कश्मीर में तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई तो उसका नुकसान पाकिस्तान में, कश्मीर की सियासत का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे भी पड़ सकता है। आने वाले इंतखाबात में वही पार्टी मार्जिन ज्यादा ले सकती है जो कश्मीर में अच्छा डिलीवर करेगी और मुत्तहिद होकर रहेगी। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।